कभी कश्मीर से होता था पंडितों का पलायन, घाटी में बरसते थे सेना के जवानों पर पत्थर। आज मोदी राज में लाल चौक पर लहराता है तिरंगा। पंडितों के पलायन से लाल चौक पर तिरंगा लहराने तक पूर्व जवान ने बताया मोदी राज में कितना बदल गया कश्मीर। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कश्मीर ने वो दौर भी देखा है जब घाटी में पत्थरबाजी की घटनाएं आम हुआ करती थी। पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। मगर जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, घाटी के हालात बदल गए हैं। पहले के कश्मीर में और आज के कश्मीर में क्या फर्क है, ये बात खुद कश्मीर में लंबा समय बिताने वाले लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों से जान लीजिए, जो आज सेना से भले रिटायर हो गए हैं, मगर कश्मीर आज भी उनके दिलों में बसता है। याद करिए 1990 का वो दौर, जब कश्मीर में हालात ऐसे हो गए थे कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। उन्हें घाटी छोड़ने के लिए कहा जा रहा था, जिसके डर से बड़ी संख्या में कश्मीरियों ने पलायन भी किया। मगर वो कहते हैं ना कि कभी ना कभी वक्त जरूर बदलता है, और आज जब हिंदुस्तान की सत्ता में मोदी सरकार है, तो कश्मीर का भी वक्त बदल गया है। जिस लाल चौक पर कभी पाकिस्तान का झंडा नजर आता था, उस कश्मीर के लाल चौक पर आज शान से तिरंगा लहराता है, जो कश्मीर में बदलते वक्त की गवाही देता है। कश्मीरी पंडितों के पलायन से लाल चौक पर तिरंगा लहराने तक इस पूरे दौर में कश्मीर को करीब से देखने वाले भारतीय सेना के एक जाबाज अफसर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों, जो सेना में 40 साल बिताने के बाद आज भले ही रिटायर हो गए हों, मगर रिटायरमेंट से पहले 1988 में उन्होंने पहली बार चिनार कॉर्प्स के ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ के तौर पर कश्मीर में ही मोर्चा संभाला था। और उस वक्त से लेकर 31 जनवरी 2022 यानी अपने रिटायरमेंट तक केजेएस ढिल्लों ने काफी वक्त कश्मीर में ही बिताया। इसलिए उस दौर के कश्मीर से आज के कश्मीर में कितना बदलाव आया है, यह उनसे बेहतर भला कौन बता सकता है। कश्मीर और कश्मीरियत को जीने वाले जाबाज अफसर रहे केजेएस ढिल्लों ने एनएमएफ न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कश्मीर को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। आपका करियर कश्मीर, क्योंकि आपकी जिंदगी में मैं आपकी करियर में मैं ये कहता हूं कि आधे से ज्यादा वक्त आपने कश्मीर में बिताया जी। कश्मीर को आपने बदलते हुए देखा है पूरा। मैं कहूं कि वो शुरुआत वाला कश्मीर जब पत्थर फेंके जाते थे, या आज वाला कश्मीर जो लाल चौक पे झंडा फहराया जाता है, वो सारा आपकी आंखों के सामने से गुजरा है। फिर चाहे वो 370 हो, फिर वो पुलवामा हो, या फिर बालाकोट हो, सब कुछ आपके सामने से निकला है। कश्मीर को आप कैसे देखते हैं, या कश्मीरियों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने इस किताब में भी जिक्र किया है, मैंने कश्मीर के बारे में जिक्र किया है, कश्मीर की खूबसूरती के बारे में जिक्र किया है, कश्मीर के बशिंदों के बारे में जिक्र किया है, कश्मीर के रहन सहन, उनके जो आर्ट है, कल्चर है, उनका जो वाजवान, जो खाना पीना पकवान है, उसका जिक्र किया मैंने। कश्मीर की जो श्राइन्स हैं सभी रिलीजन्स की, उनके बारे में जिक्र किया है, उनकी हिस्ट्री में बताया गया। तो कश्मीर एक बहुत ही खुशनुमा सोसाइटी है। कश्मीरी एक बहुत इंतहा इंटेलेक्चुअल इंसान है। कश्मीरी इज़ अ पोइट, ही इज़ एन आर्टिस्ट, ही इज़ अ राइटर, सूफ़ी है, सूफियाना कलाम, कश्मीरियत। वो पेपर मैशे हो, चाहे नमदा हो, चाहे गबा हो, चाहे लेडीज़ के शॉल हो, कलमकारी हो, चाहे फिर वॉलनट वुड कार्विंग हो, वो एक आर्टिस्ट है, उसकी उंगलियों में हुनर है। कश्मीर की वादियों में खूबसूरती है, कश्मीर के पानी के झरनों में, झंझनाहट में म्यूज़िक है, मौसीकी है। कश्मीर एक, मैं अपने दिल से बोल सकता हूँ, मैं पूरा दिन कश्मीर के ऊपर बोल सकता हूँ, कश्मीर की खूबसूरती के ऊपर बोल सकता हूँ, कश्मीरी लोगों के ऊपर बोल सकता हूँ। इतने मेरे दोस्त हैं कश्मीर में आज भी। मेरे कम से कम मुझे व्हाट्सएप मैसेज दिन में 50 से 100 मैसेज मुझे कश्मीर से आते हैं। तो बहुत अच्छी सोसाइटी है, एक जन्नत। इफ देयर इज हेवन ऑन अर्थ, इट इज हेयर, इट इज हेयर, इट इज हेयर। सो उस सोसाइटी को मैंने जब 1988 में पहली बार गया, मैंने उसको टूटते हुए देखा। मैंने इस किताब में जिक्र किया है, वो मंजर भी देखा, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई।
मैं इसका पूरा जिक्र किया 1988 में कैसे ये सोसाइटी टूटी, कैसे आतंकवाद शुरू हुआ, कैसे कश्मीरी पंडित्स का फोर्स्ड एक्सोडस हुआ, कैसे किलिंग्स हुई। कश्मीरी लॉस्ट, कश्मीरी मदर ने अपना बच्चा खोया, कश्मीरी नौजवान ने अपनी ज़िंदगी खोई, कश्मीरी बाप ने अपना बेटा, अपनी लाइफ खोई। उसके बाद में पूरा टेररिज्म का दौर, फिर हड़ताली दौर, हर रोज़ हड़ताल, बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ी, पढ़ाई नहीं कर पाए। साल में 280 दिन तक कश्मीर पे बंद रहता था, हड़ताल रहती थी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, उनको ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाता था अगली क्लास। जब वो 12th में आए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं कम्पीट कर पाए क्योंकि बैकग्राउंड नहीं थे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए आगे, क्योंकि 35A के कारण MNCs नहीं आ पा रही थी, जॉब क्रिएशन नहीं थी, माहौल ऐसा था कि बाहर की इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो जॉब क्रिएशन नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, तो क्या करता बच्चा? गन उठाने के सिवाय कोई चारा नहीं था, क्योंकि रेडिकलाइजेशन भी थी, फॉल्स नैरेटिव था, प्रोपेगेंडा था। 90 के दशक में जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था, वो वक्त देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी अहम माना जाता है, क्योंकि यही वो दौर था जब आर्थिक सुधारों के लिए कई बड़े कदम उठाए गए थे, जिसके बाद देश की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी और कई राज्य भी जिसके दम पर आगे निकल गए। लेकिन कश्मीर में उस वक्त आतंकवाद चरम पर था, जिसकी वजह से कश्मीर पिछड़ गया। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज कश्मीरी लोग भी नहीं समझते हैं कि 1988, 89, 90 में ये टेररिज्म शुरू हुआ, और वही वक्त था जब इंडियन इकोनॉमी ओपनड अप टू द वर्ल्ड, जब वो इकोनॉमिक दौर या इकोनॉमिक प्रगति शुरू हुई। इंडिया की जो मार्केट थी वो खुली, लोग बाहर की इन्वेस्टमेंट आई, पीपल मेड मनी। जिसके पास कार थी उसके पास आज 3 कार है इस 35 साल में। कश्मीर में वही टाइम था जब टेररिज्म शुरू हुआ। इधर खुशहाली आ रही है पूरे हिंदुस्तान में, उधर वही 35 साल में गुर्बत, टेररिज्म, किलिंग्स। और वो जो इकोनॉमिक बैंडवैगन थी प्रोग्रेस की, वो कश्मीर ने मिस की। कश्मीर ने एजुकेशन मिस की। कश्मीरी पंडित्स एजुकेशन का मेन स्टे थे। कश्मीर में जॉब क्रिएशन नहीं हुई, जैसे मैंने बोला। तो ये पूरा सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट था, इसने कश्मीर को अंदर से खोखला किया है। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि इसमें नुकसान किसका हुआ? कश्मीरियों का। नुकसान कश्मीरियों का हुआ, कश्मीरी माँ का हुआ, कश्मीरी बाप का हुआ, कश्मीरी बच्चे का हुआ, कश्मीरी बहन का हुआ। तो अभी दफ़ा 370 के हटने के बाद जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट हो रही है, जो टूरिज्म बढ़ रहा है, उससे अब जब कश्मीर ने खुशहाली देखी है, हर किसी की इनकम में इजाफा हो रहा है। सुमो वाला ज़्यादा पैसा कमा रहा है क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं, होटल वाला ज़्यादा कमा रहा है, जो कलाकार है, नमदे बना रहा है, गाबा बना रहा है, कार्पेट, वो भी उसकी भी बिक्री हो रही है। हर किसी की इनकम में इजाफा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, जॉब क्रिएशन हो रही है। तो अभी कश्मीरियों ने डिविडेंड्स ऑफ पीस, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, जो शांति के जो आपको उपहार मिलते हैं, वो अभी उन्होंने देख लिए हैं। अभी कश्मीरी सोसाइटी नहीं चाहती कि वापस उसी आतंकवाद के दौर में वापस जाए। तो अभी आतंकवाद के तमाम जो बैरोमीटर्स होते हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं, वो तमाम डाउन हैं। खुशहाली के इंडिकेटर्स अप हैं। और अभी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। इसमें यह नहीं सोचना कि खत्म हो गया। 3 प्रोंग स्ट्रेटजी। पहला है कि जो गेन्स हमने अचीव किए हैं, जो हमने पिछले 30 साल का नुकसान के बाद अभी लास्ट 3-4 साल में जो हासिल किया है, उसको कंसोलिडेट करना है, उसको मेंटेन करना है, उसको दोबारा से जाने नहीं देना है। दूसरा है हार्ड एक्शंस। जो नहीं मानता है आपकी बात, उसके खिलाफ हार्ड एक्शन। सेना में 40 साल की सर्विस के दौरान करीब आधा वक्त कश्मीर में गुजारने वाले जवान केजेएस ढिल्लो को आज भी वहां के लोग याद करते हैं, क्योंकि केजेएस ढिल्लो एक ऐसे जवान हैं जो आतंकवादियों के खात्मे के लिए चलाए गए ऑपरेशन ऑल आउट से ज्यादा तरजीह ऑपरेशन मां को देते हैं, क्योंकि इस ऑपरेशन के जरिए आतंकवादियों को मारा नहीं जाता, उन्हें मुख्य धारा में लौटने का मौका दिया जाता है। अपने कार्यकाल के दौरान ऑपरेशन मां की शुरुआत करने वाले केजेएस ढिल्लो बताते हैं कि इस ऑपरेशन के तहत मुठभेड़ के दौरान जब स्थानीय आतंकवादी पूरी तरह घिर जाते हैं, तो उनकी मां या परिवार के अन्य बड़े सदस्यों या समुदाय के प्रभावी लोगों को उनसे बात करने का मौका दिया जाता है।
इस दौरान वे युवकों को आतंकवाद का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन में लौटने के लिए समझाते हैं। ऑपरेशन मां की वजह से भी खासे लोकप्रिय हुए केजेस ढिल्लों ने कश्मीर के हालात पर और क्या कुछ बताया है, ये जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उनका पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। बहरहाल मोदी राज में बदलते कश्मीर को लेकर केजेस ढिल्लों ने जो कुछ भी बताया, उस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।